हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस को जो कि बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में टोटल 1992 1992 से लेकर 2019 तक के सारे क्वेश्चंस जो कि मध्यकालीन भारत के हैं, जो कि अभी तक पूछे जा चुके हैं बीपीएससी में, वो क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो आगे आने वाले एग्जाम जैसे कि 66 बीपीएससी प्री और बिहार एसआई मेंस, बिहार ईएसआई प्री, फिर बिहार एसआई प्री, ये सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो गुलाम वंश की अगर प्रथम शासक की बात करते हैं तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो 1206 से लेकर 1210 तक शासन करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक से जो याद रखने वाली जो बातें हैं वो ये है कि वह जो था वो दिल्ली का पहला तुर्क शासक भी था और उसी ने भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी उसे ही माना जाता है। ऐबक जो था वो कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। उसने जो था वो केवल सिर्फ और सिर्फ मलिक और सिपलासार की पदवियों से अपने आप को संतुष्ट रखा था। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी और ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो कुतुब मीनार की भी नींव डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो अभी हम लोगों ने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो थी लाहौर में। और एक चीज और याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो अपना राजाभिषेक भी लाहौर में 1206 में करवाता है। नेक्स्ट है हमारा कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो मस्जिद है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मस्जिद। देखिए ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो दो चीज उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है दिल्ली में उसने कुबत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित 2 मस्जिदों का निर्माण करवाता है। वो जो था वो कुतुब मीनार का भी निर्माण प्रारंभ करवाता है, लेकिन बाद में फिर उस कुतुब मीनार का जो पूरा निर्माण है वो इल्तुतमिश के द्वारा करवाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान, अक्ता का मतलब होता है प्रांत प्रदान किया था। तो ये किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो सर्वप्रथम 1191 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को हंसी नामक जो प्रांत है वो दे देता है। फिर जब 1192 ईस्वी में तराइन का जब द्वितीय युद्ध होता है तब जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर उसके कार्यों से जो प्रसन्न होकर जो मोहम्मद गोरी है वो उसे कुहराम और समाना का प्रशासक नियुक्त कर देता है। नेक्स्ट हमारा कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता की अगर बात करते हैं तब थे बख्तियार खिलजी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी की अगर बात करते हैं तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेना नायक था। जो बख्तियार खिलजी था वो 1202 ईस्वी में बिहार की विजय और नालंदा और विक्रमशिला बिहार को तहस नहस करके जो राजधानी है था ओदंतपुरी उस पर कब्जा कर लेता है। फिर वो 1204-5 में बंगाल पर आक्रमण करता है और जब बंगाल पर आक्रमण करता है तो वो वहाँ का उस समय शासक था लक्ष्मण सेन। जो लक्ष्मण सेन था वो बिना युद्ध किए ही भाग निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है। तो बिहार पर बख्तियार खिलजी का जो पहला विवरण है वो तबकात ई नासरी से प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तबकात ई नासरी से। यह जो तबकात ई नासरी है ये एक प्रसिद्ध पार्सियन इतिहासकार था जिसका नाम था मिन्हाजुद्दीन सिराज, उसकी रचना थी। नेक्स्ट हमारा कि नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था। तो नालंदा बिहार का विध्वंस भी बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश जो था वो बिहार में अपना प्रथम जो सूबेदार है वो मलिक जानी को नियुक्त करता है। देखिए जो 1225 ईस्वी की बात है कि जब इल्तुतमिश जो था वो बिहार शरीफ और राज पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलिया गढ़ी के समीप हिसामुद्दीन ऐबज को पराजित कर देता है। और फिर ऐबज जो था, ऐबाज जो जिसको पराजित करता है हिमासुद्दीन ऐबाज को, वो इल्तुतमिश की अधीनता को स्वीकार कर लेता है और फिर जो इल्तुतमिश था वो ऐबाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर देता है। नेक्स्ट है हमारा कि वह प्रथम मुस्लिम जिसने शासन के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के इस बड़े अधिकार सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ डाइवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था। तो ये करने वाला जो शासक था वो था बलबन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बलबन। बलबन का एक जो पुत्र था बुगरा खां, उससे ये भी कहा था कि जो सुल्तान का पद होता है वो निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। बलबन से जो कुछ याद रखने वाली बातें हैं वो ये है कि बलबन जो था वो नौरोज उत्सव प्रारंभ करवाया था, लौ एवं रक्त की नीति का पालन किया था और दरबार में सिजदा एवं पौबोस प्रथा की भी शुरुआत किया था। नेक्स्ट है हमारा कि जब उसने राजत्व किंगशिप प्राप्त किया
तो वह शरीयत के नियमों एवं आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो यह सुल्तान बर्नी जो था वो अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज का नियंत्रण स्थापित किया था। यह अलाउद्दीन जो खिलजी था वो स्वयं कहता था यह बात कि मैं नहीं जानता हूं कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूं उसी को करने की आज्ञा देता हूं। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं भी नहीं जानता। ये अलाउद्दीन खिलजी के कुछ शब्द हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया था। नेक्स्ट है हमारा कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो ये हो गया था जफर खां का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जफर खां। जफर खां की अगर बात करते हैं तो जफर का जो था इसके शौर्य और भारतीय सेना के दृढ़ता से जो मंगोल थे वो इतना प्रभावित हो गए थे कि वो उसी रात 30 कोस पीछे हट गए थे और वापस चले गए थे। नेक्स्ट है हमारा कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? तो उनके पति का नाम था राणा रतन सिंह। नेक्स्ट है हमारा कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का जो शासक था वो था रामचंद्र देव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र देव। यहाँ से एक चीज याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी जो था वो दक्षिण भारत की विजय के लिए मलिक कफूर को भेजता है। होता क्या है कि 1296 ईस्वी में जो देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव वो अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाद हो जाता है और उसके प्रति उसको अलाउद्दीन खिलजी को ये कह देता है कि वो प्रति वर्ष एल्यूचपुर की जो आय है वो भेजेगा। लेकिन 1305 और 1306 में वो अलाउद्दीन खिलजी को वो कर नहीं भेज पाता है, जिसके कारण फिर 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन जो है वो मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना जो है वो देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेज देता है और जो राजा रामचंद्र देव है वो युद्ध में पराजित हो जाता है और आत्मसमर्पण कर देता है। नेक्स्ट है हमारा कि किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? तो ये हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो जिस भी सारे व्यक्तियों से वो भूमि छीन लिया था जिसको कि राज के द्वारा इनाम के तौर पे, पेंशन के तौर पे और या फिर किसी को धर्म के आधार पर जो भूमि मिली थी, धर्मार्थ के रूप में जो भूमि मिलता था, वो सब भूमि को अलाउद्दीन खिलजी जो था वो छीन लेता है। नेक्स्ट है हमारा कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी जो ये अलाई दरवाजा का निर्माण करवाता है, ये अलाई दरवाजा जो है जिसे कि इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अलाई दरवाजा के साथ साथ जैमैत खाना मस्जिद, सिरी का किला, हजार खंबा महल का भी निर्माण करवाता है। अलाई दरवाजा से एक चीज याद रखिएगा, जो घोड़े के नाल के आकार का मेहराब होता है इसका भी सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो अलाई दरवाजा पर ही किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया है? तो सबसे ज़्यादा नहरों का जो निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह जो तुगलक था वो सिंचाई की सुविधाओं के लिए उसने 5 बड़े नहरों का निर्माण करता है और सिंचाई पर कर लगाने वाला भी वो दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। जो किसान को सिंचाई के लिए उसके पैदावार का 1/10 भाग जो है वो सरदार को देना पड़ता था। नेक्स्ट हमारा कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो दार उल सफा जो था वो एक खैराती अस्पताल था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खैराती अस्पताल था। इसके साथ साथ ही उसने दीवाने खैरात जो कि असहाय लोगों की मदद के लिए था और एक दीवाने इस्तेहाक भी करवाया था जो कि पेंशन देने के लिए था। फिरोज शाह तुगलक से एक चीज़ और याद रखिएगा कि फिरोज शाह तुगलक जो था वो राज के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला भारत का पहला शासक था। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों का रोजगार दिलवाया था? तो बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने वाला भी जो शासक था वो था फिरोज शाह तुगलक जो ही था वो सबसे ज़्यादा बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था। यह नियुक्ति के लिए एक दफ्तर भी खोला था और प्रत्येक मनुष्य को उसके गुण और योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को वो नियुक्ति देकर उसकी बेकारी की समस्या को हल किया था। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे अधिक गुलाम थे फिरोज शाह तुगलक के ही दरबार में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। जो संभवतः ऐसा माना जाता है कि उस समय जो उसकी दासों की संख्या थी वो लगभग 1,80,000 तक पहुंच गई थी और उनकी देखभाल के लिए उसने एक अलग पृथक विभाग भी बनाया था जिसका नाम था दीवाने ए बंदेगान। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था? तो ये भी करने वाला जो शासक था वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह जो तुगलक था वो दिल्ली के निकट 1200 नए बाग भी लगवाए थे। नेक्स्ट है कि फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक
भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो वो आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय जो था वो संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक था। ये जो अब्दुल रज्जाक था, ये अपना जो इसका एक यात्रा वृत्तांत है जिसका नाम है सदाइन व माज उल बहरीन, इसी में इसने देवराय द्वितीय के शासनकाल का वर्णन किया है। नेक्स्ट है हमारा कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित होता है? तो ये होता है सैयद वंश का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सैयद वंश। देखिए तैमूर का जो आक्रमण होता है वो होता है 1398 में, और ये जो है वो तुगलक शासन को कमजोर कर देता है। और फिर 1412 ईस्वी में नसरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है और तुगलक वंश का अंत हो जाता है। फिर जो 1413 जो था, 1413 में जो सरदार जो था वो दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुनता है, लेकिन फिर दौलत खां का जो सूबेदार था खिज्र खां, वो उसको पराजित कर देता है दौलत खां को, और फिर खिज्र खां ही जो था वो सैयद वंश की नींव डाल देता है और सैयद वंश की स्थापना कर देता है, और 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो आगरा शहर बसाया है सिकंदर लोदी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी। 1504 ईस्वी की बात है जब सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाता है और उसको अपनी राजधानी बना लेता है। सिकंदर लोदी से एक चीज़ जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है कि इसने एक नाप का पैमाना गजे सिकंदरी को भी आरंभ किया है। नेक्स्ट हमारा कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? तो ये छीना था हरिहर द्वितीय ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हरिहर द्वितीय ने। 1377 ईस्वी की बात है जब बुक्का की मृत्यु हो जाती है, और जब बुक्का की मृत्यु हो जाती है तो उसका ये पुत्र रहता है हरिहर द्वितीय, जो कि सिंहासन पर बैठता है और महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर लेता है। और ये जो हरिहर द्वितीय थी, इसकी सबसे बड़ी सफलता यही थी कि पश्चिम में बहमनी राज से बेलगांव और गोवा को छीनना था। नेक्स्ट है हमारा कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राव ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो ये लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुली कुतुब शाह के साथ। देखिए जब ये जो कृष्णदेव राव जो था उड़ीसा के साथ युद्ध कर रहा था, तब ये कुतुब शाह क्या करता है कि विजयनगर की सीमा पर स्थित जो पांगल और गुंटूर है उस पर आक्रमण कर देता है और वारंगल के किले को जीत लेता है। फिर इसके बाद वो विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास करता है। फिर कृष्णदेव राय आता है और कुतुब शाह के साथ संघर्ष करता है और कुतुब सेना जो है वो पराजित हो जाती है। नेक्स्ट हमारा कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की जो मुख्य व्यवस्था थी वो थी भू राजस्व। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भू राजस्व। और उपज का 1/6 भाग जो था वो भूमि के कर के रूप में वसूला जाता था। उस समय भूमि कर को बोला जाता था शिष्ट। नेक्स्ट है हमारा कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो विजयनगर साम्राज्य का जो अवशेष है वो हम्पी कर्नाटक में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हम्पी कर्नाटक। और जो विजयनगर काल का जो बिना विरूपाक्ष मंदिर था वो यहीं पर स्थित था, और अब तो हम्पी को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी की अगर बात करते हैं तो था रायगढ़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़। 1674 ईस्वी की बात है जब शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाते हैं और छत्रपति की उपाधि धारण करके रायगढ़ को अपनी राजधानी बना लेते हैं। इनका जो राज्याभिषेक है वो बनारस का एक पंडित जिसका नाम है विश्वेश्वर विश्वेश्वर, जिसको कि गंगा भट्ट के नाम से भी जाना जाता है, वो इनको क्षत्रिय घोषित करते हुए इनका राज्याभिषेक करता है। नेक्स्ट है हमारा कि समजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो ये मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मराठा भू राजस्व प्रथा। इसमें मराठा जो जागीरदारों थे उनको सरजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान किया जाता था। नेक्स्ट हमारा कि बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी राज्य का संस्थापक था हसन गंगू, जो कि जिसका नाम है अलाउद्दीन हसन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और इसकी स्थापना कब करता है? इसकी स्थापना करता है वो 1347 में, और जो राजधानी है वो बनाता है गुलबर्गा को। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो हसन गंगू है ये अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसको 4 प्रांतों में विभाजित कर देता है। वो प्रांत हैं गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर के नाम से 4 प्रांत थे जिसमें वो डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगाने वाले कर को इंगित करता है? तो देखिए खराज करता है, ठीक है, खुम्स भी करता है, सॉरी खुम्स नहीं करता है,
क्यों खुम्स नहीं करता है? क्योंकि खुम्स जो था वो क्या था? खुम्स जो था वो लूट के धन को कहा जाता था, और जो लूट का धन होता था उसमें 4/5 भाग जो है वो सैनिकों में बांट दिया जाता था, और शेष 1/5 भाग जो था वो राजकोष में जमा कर देता है। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी आता है और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की अगर बात करते हैं तो 4/5 जो था वो राजकोष में दे दिया जाता है, और शेष 1/5 ही जो है वो सैनिकों में बांटा जाता है। उर्स भी जो था वो भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर था, और मुतई भी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 3 और 4। इसमें जो खुम्स था वो भूमि पर लगने वाला कर नहीं है, बल्कि ये लूटा हुआ धन को खुम्स के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जो था ये तो दावा किया था। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने भू राजस्व की नीति में कुछ परिवर्तन करता है, और उपज का जो 50% भाग यानी 1/2 भाग जो है वो भू राजस्व के रूप में निश्चित कर देता है। साथ ही साथ मोहम्मद बिन तुगलक भी जो था वो 50% भाग को भू राजस्व के रूप में लेता है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी जो है वो अलाउद्दीन खिलजी को ही बस इसका आंसर मानता है। नेक्स्ट हमारा कि शेख बहाउद्दीन जाकरिया किस संप्रदाय के थे? तो शेख बहाउद्दीन जाकरिया जो थे वो सुहारवर्दी संप्रदाय के थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुहारवर्दी संप्रदाय। और भारतवर्ष में जो सुहारवर्दी संप्रदाय का जो प्रारंभ होता है वो यही शेख बहाउद्दीन जाकरिया के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है हमारा कि इन शासकों में से किसने अपने सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित करता है? तो वो करता है इस्लाम शाह, जो कि शेर शाह का पुत्र था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है हमारा कि जवाबित का संबंध किससे था? तो जवाबित का जो संबंध था वो राज कानून से था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि सल्तनत काल के सिक्के जो थे टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो देखिए, टंका की अगर बात करते हैं तो टंका जो था वो चांदी का था, ससगनी भी चांदी का था, और जीतल भी तांबा का था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चांदी, चांदी और तांबा। इसमें आप एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो टंका था और जीतल जो था, ये जो दोनों सिक्के थे वो इल्तुतमिश के द्वारा प्रचलित किए गए थे। नेक्स्ट हमारा कि भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो भारत में कागज का प्रयोग जो है वो 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 12वीं शताब्दी। अब विश्व में अगर पूछ ले कि सर्वप्रथम कागज का आविष्कार कहाँ हुआ है, तब चीन में हुआ है। भारत में जो कागज का प्रयोग है वो आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी में पेपर संरक्षित किया गया था, जिसका शीर्षक था पंचरक्षा। नेक्स्ट है हमारा कि तबकात नासरी का लेखक कौन था? तो तबकात नासरी के लेखक थे मिनहाज उस सिराज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तबकात नासरी की अगर बात करते हैं तो ये मिनहाज उस सिराज का वो ग्रंथ है जो सुल्तान नसरुद्दीन को समर्पित था, और इस ग्रंथ में 23 अध्याय हैं, और इसी पुस्तक में मोहम्मद गोरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन भी मिलता है। और यही जो मिनहाज उस सिराज है, यही प्रथम इतिहासकार है जिसने यह कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया था। नेक्स्ट हमारा कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी बहानी को उसी भाषा में लिखा जिसे उसके भक्त समझते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। जो भक्ति आंदोलन के संत थे वो अपने जो उपदेश थे वो क्षेत्रीय भाषाओं में देते थे, ताकि वहाँ के जो लोग हैं वो उपदेश को आसानी से सुन सके और समझ सके, और इसी के कारण फिर जो क्षेत्रीय भाषाओं था उसका विस्तार भी होता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो निजामुद्दीन औलिया से जो था वो अलाउद्दीन खिलजी से भेंट करने से इनकार कर दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे वो 7 सुल्तानों का राज देखे थे, लेकिन वो किसी के दरबार में नहीं गए थे। जब ये शेख अलाउद्दीन जो खिलजी जो था वो शेख निजामुद्दीन औलिया से मिलने की आज्ञा मांगता है, तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो है वो कहते हैं कि मेरे मकान में 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा अंदर आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। नेक्स्ट है हमारा कि 12 मासा की रचना किसने की थी? तो 12 मासा की अगर रचना की एक बात करते हैं तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा इसकी रचना की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो बाबर का जीत का जो मुख्य कारण था वो था उसकी सैन्य कुशलता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उसकी सैन्य कुशलता। जब पानीपत की पहली लड़ाई होती है 21 अप्रैल 1526 को, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होती है, तो इब्राहिम लोदी की जो सैन्य व्यवस्था थी वो बाबर से बड़ी थी, मतलब नंबर में ज़्यादा थी, लेकिन बाबर की सैन्य कुशलता के कारण बाबर विजयी हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी सैन्य कुशलता। नेक्स्ट हमारा कि तुर्क बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो तुर्क बाबरी जो है वो, जिसको कि हम लोग बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं, वो तुर्की भाषा में लिखा गया है, फिर बाद में उसका फारसी में अनुवाद होता है।
नेक्स्ट हमारा कि हुमायूं ने चुनाग दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था, तो ये किया था 1532 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1532। और फिर जब हुमायूं जो था वो चुनाग दुर्ग पर आक्रमण करता है 1532 में, फिर इस चुनाग दुर्ग को 4 महीने तक घेरे रखता है। फिर जिसके बाद जो शेर खां होता है वो हुमायूं की अधीनता को स्वीकार कर लेता है। इसके अलावा भी हुमायूं से आप याद रखिएगा 1531 में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 ईस्वी में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लेता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था, तो ये करवाया था हाजी बेगम ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाजी बेगम ने। हाजी बेगम जो थी वो अपने पति हुमायूं, ये हुमायूं की बीबी रहती है, और ये जो हाजी बेगम है वो अपने पति हुमायूं के मकबरे का जो निर्माण है वो दिल्ली में दिल पनाह के नाम से 1564 में करवाती है, और इसका जो नक्शा है वो मीरक मिर्जा गियास के द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, तो जो बाबर की शहजादी थी गुलबदन बेगम, उसने हुमायूं नामा की रचना की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुलबदन बेगम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, तो पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, तो ये करने वाला जो शासक था वो था शेर शाह सूरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शेर शाह सूरी। जब 1529 ईस्वी की बात है कि जब 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित कर देता है शेर खां मतलब शेर शाह सूरी, तब वो हजरत आला की उपाधि धारण कर लेता है। और फिर जब 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर देता है, तब फिर शेर शाह की उपाधि धारण कर लेता है और अपने नाम का खुतबा पढ़वाता है और सिक्का चलवाता है। नेक्स्ट हमारा कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे, तो महाराणा प्रताप के सेना के सेनापति थे हकीम खां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, तो ऐसा करने वाला जो शासक था वो था अकबर। अकबर जो है वो 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर को समाप्त कर देता है। नेक्स्ट हमारा कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, तो अकबर जो था वो बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाता है 1576 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो होता है वो होता है अकबर के शासनकाल में। अकबर का शासनकाल था 1556 से लेकर 1605। नेक्स्ट हमारा कि एतमा उद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था नूरजहां ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी नूरजहां, और यह जो है वो आगरा के यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकृत इमारत है। नेक्स्ट हमारा कि मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ था, तो वो था लगान निर्धारण करने का एक तरीका था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था, तो यूरोपीय चित्रकारी का जो प्रवेश है वो अकबर के दरबार में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला जो प्रवेश है वो पुर्तगालियों के माध्यम से होता है। फिर चित्रकला का जो विकास है वो हुमायूं के शासनकाल में होता है, और फिर जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा कि दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राजदरबारी थे, तो ये अकबर के थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अकबर। अकबर के और भी बहुत सारे प्रसिद्ध चित्रकार थे जिसका वर्णन जो है अबुल फजल अपनी पुस्तक आईने अकबरी में करता है। नेक्स्ट है हमारा कि जाब्ती प्रणाली किसकी उपज थी, तो जाब्ती प्रणाली जो थी वो अकबर की उपज थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी अकबर, और अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जाब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ था। नेक्स्ट हमारा कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 सालों तक काम किया था, तो ये कथन है विलियम फिंच का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विलियम फिंच। विलियम फिंच के अनुसार जो इलाहाबाद में स्थित है पैलेस ऑफ 40 पिलर्स, इसके निर्माण में 40 वर्ष लगे थे और इसके निर्माण हेतु 5000 से 20,000 लोगों ने काम किया था। नेक्स्ट हमारा कि कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था, तो वो है सुल्तान जैनुल आबुद्दीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये जो था वो संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का भी अनुवाद करवाया था और श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वैद्यों को संरक्षण प्रदान भी किया था। नेक्स्ट हमारा कि 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था, तो ये शुरू करने वाला था जहांगीर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 2 अस्पा में होता था कि मनसबदारों को अपने सवार पदों के 2 घोड़े रखने होते थे, और सी अस्पा में होता था कि मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुना घोड़े रखने होते थे।
नेक्स्ट है हमारा कि ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो झगड़े की जो जड़ था वो था कंधार। क्योंकि देखिए अगर कंधार की अगर बात करते हैं तो कंधार जो था ना वो मुगल शासक और ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था उस समय। नेक्स्ट है हमारा कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। और इसका जो निर्माण था वो 1648 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। और इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम है लाहौरी दरवाजा और दक्षिणी द्वार का नाम है दिल्ली दरवाजा। शाहजहां इसके साथ साथ दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जमा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, मयूर सिंहासन, ये सब का भी निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो मुगल काल का स्वर्ण युग कहने वाला जो है वो है A.L. श्रीवास्तव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और जो ये डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव है उनकी एक पुस्तक है मुगल कालीन भारत, और इसी में इन्होंने लिखा है कि जो शाहजहां का शासनकाल है वो भारत के मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारा कि औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है? तो जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में जन्म हुआ है सिखों के 10वें गुरु जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। और इनका जो जन्म है वो 1666 ईस्वी में पटना बिहार में होता है और फिर इनकी मृत्यु जो है वो 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में हो जाती है। एक चीज़ याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह की कि इसने अपने आप को सच्चा पातशाह भी कहा था और 1699 ईस्वी में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना भी किया था। नेक्स्ट है हमारा कि मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था? तो ये कौन था? ये एक लोक आचरण अधिकारी था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोक आचरण अधिकारी। और प्रजा के आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर जो था वो नगरों में मदिरा की बिक्री तथा वेश्याओं का निवास जो था वो निषेध घोषित कर दिया था और वेश्याओं को जो था वो नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया था जिसका नाम रखा था शैतानपुरी। नेक्स्ट है हमारा कि मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है? तो मदद ए मास जो है वो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को करता है। और ये जो भूमि थी वो स्थानांतरित नहीं होती थी, मतलब आप किसी को दे नहीं सकते हैं, बस आपके वंशानुगत ये चलता जाता था। और इसको अगर देखा जाए तो इसको सयूर गाल भी कहा जाता था। नेक्स्ट है हमारा कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो देखिए मयूर सिंहासन पर अगर अंतिम मुगल सम्राट बैठने वाले की बात करते हैं तब था मोहम्मद शाह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह की अगर बात करते हैं तो इसी के समय में 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर देता है नादिर शाह। ठीक है, अब जब नादिर शाह आक्रमण करता है तो फिर कहा जाता है कि नादिर शाह जो था वो अपने साथ 60,000 रुपये, कई हज़ार अरसरफिया, 1 करोड़ रुपए का सोना, बहुत सारे जेवरात और कोहनूर और तख्ते हाउस यानी मयूर सिंहासन को भी ईरान लेके चला जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को बाजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो किसको नहीं होने दिया था? शाह आलम द्वितीय को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के अगर कार्यकाल की बात करते हैं तब था 1759 से लेकर 1806 तक और इसका जो वास्तविक नाम था वो था अली गौहर। इसके पिता का नाम था आलमगीर द्वितीय और जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो वो उस समय ये शाह आलम द्वितीय जो था, जब इसकी पिता मतलब आलमगीर द्वितीय की मृत्यु हो जाती है तब ये जो शाह आलम द्वितीय था वो बिहार में था। फिर इसको मुगल बादशाह घोषित कर दिया जाता है, लेकिन मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते वो बिहार में ही रहता है और दिल्ली की सिंहासन जो है वो 1760 से लेकर 1771 तक खाली पड़ी रहती है। फिर 1772 ईस्वी में मराठों की सहायता से वो दिल्ली पहुंचता है। क्लियर है? चलिए, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में हम लोगों ने घटना चक्र के बुक के 1992 से लेकर 2019 तक के बीपीएससी प्री एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस को कवर करवाया गया है। तो अगर इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए आप लोगों को मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।